ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों अभी अभी मैं एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया को देखकर थिएटर से बाहर आया हूँ। मैंने हिंदी में फिल्म को देखा। फिल्म को मिलाकर 2 घंटे और 4 मिनट की है। फिल्म के डायरेक्टर है पैटन रीड, जो पिछली दोनों एंटमैन फिल्म्स के भी डायरेक्टर रह चुके हैं। पिछले 8 वर्षों में उन्होंने केवल 3 एंटमैन फिल्म्स को डायरेक्ट किया है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ये 31वीं फिल्म है। पिछले 2 दिनों से जो अर्ली रिव्यूज़ आते हैं फिल्म के, तो वो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहे थे। रॉटन टोमेटोज़ वगैरह पर जो क्रिटिक्स रिव्यूज़ करते हैं कि भाई ये अब तक की मार्वल की वर्स्ट फिल्म है, बहुत ज़्यादा फिल्म ने डिसअपॉइंट किया है। इस प्रकार के काफ़ी रिव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। तो बहुत ही ज़्यादा कम एक्सपेक्टेशंस के साथ मैं आज थिएटर में गया था। और हाँ, मतलब फिल्म हमें थोड़ा सा निराश अवश्य करती है, पर फिल्म कुछ बहुत परेशान करती है हमें या हम देख ही नहीं पाते, ऐसी तो मैं फिल्म को नहीं कहूँगा। पर हाँ, एक वन टाइम वॉच मैं इस फिल्म को कहूँगा। हालांकि ये बात जब से एंड गेम के बाद से, जब से फेज़ 4 शुरू हुआ है, तभी से सभी कह रहे हैं, मैंने भी कई बार ये बात कही हुई है कि भाई एंड गेम के बाद मार्वल को कुछ अलग करना चाहिए था। उसी कहानी को, उन्हीं कैरेक्टर्स को, उन्हीं सब बातों को बार बार जो वो खींचते जा रहे हैं ना, वो नहीं करना चाहिए था। अब ये फेज़ 5 की पहली फिल्म इसे बताया जा रहा है, एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया को। और फेज़ 5 की शुरुआत काफ़ी निराशाजनक रही, ऐसा ही हमें कहना पड़ेगा। और इस पहली फिल्म को देखकर मेरी तो फेज़ 5 में आगे जो भी कुछ वो लाने वाले हैं, वो देखने की इच्छा तो पहले ही मतलब ख़त्म हो चुकी है। हालांकि जो मार्वल के फैंस हैं, जो फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या कहानी को जिन्हें कंटिन्यू करना है, वो तो इस फिल्म को देखेंगे ही। पर एक आम दर्शक की दृष्टि से ऐसा कुछ भी फिल्म में नयापन या एक्सेप्शनल या अलग ऐसा कुछ भी नहीं था। कहानी काफ़ी प्रिडिक्टेबल है। जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा कि भाई अभी एंटमैन, उसकी बेटी और वो सब क्वांटम रियल में फिर से वो फंस गए हैं और वहाँ पर कैंग से उनका सामना होने वाला है। ये बातें तो ट्रेलर में ही पता थी और यही फिल्म में है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब वहाँ पर क्वांटम रियल में जाने के बाद में कैंग से जब सामना होता है, तो वो वहाँ से वो बचकर निकल पाते हैं या नहीं, और कैंग को वहाँ से निकलना है तो वो निकल पाएगा या नहीं, यही फिल्म की कहानी है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल थी शुरुआत से ही फिल्म के। और अभी जिस प्रकार से कहानी की शुरुआत की है, स्कॉट लैंग अभी एक बहुत ही अच्छी तरीके से सेटल हो गया है। एंड गेम के बाद में उसे ना चाहते हुए भी काफ़ी अटेंशन लोगों से मिल रहा है। हालांकि लोगों से गलत नाम से ही पुकारते हैं, पर फिर भी वो इस बात से खुश है कि चलो उसको कम से कम लोग पहचान रहे हैं, उसे कम से कम अटेंशन मिल रहा है लोगों से। इस बात से वो खुश है अपनी दुनिया में। और उसकी जो बेटी है वो अभी सिस्टम के विरुद्ध लड़ रही है। मैंने हिंदी वर्जन में फ़िल्म को देखा तो शुरुआत में ये जेल में जाते हुए उसे दिखाया और वो वहाँ पर कारण ये बताया जेल जाने के पीछे का कि वो बेघरों के लिए लड़ रही थी। अब हिंदी वर्जन में बेघर शब्द उपयोग किया है, अब ओरिजिनल वर्जन में वो अवैध घुसपैठियों के लिए लड़ रही थी या क्या इमिग्रेंट्स को घर दिलाने के लिए लड़ रही थी या क्या, ये तो पता नहीं। हिंदी वर्जन में बेघर शब्द उन्होंने उपयोग किया था। कुल मिलाकर वो अभी एक कथित रूप से क्रांतिकारी बन गई है, सिस्टम के विरुद्ध लड़ रही है और कई बार जेल जा चुकी है। और इसके साथ ही एक और प्रोजेक्ट पर स्कॉट की बेटी काम कर रही है, वो है क्वांटम वर्ल्ड के साथ में कनेक्शन बन सकता है या नहीं। इस प्रोजेक्ट पर वो काम कर रही है। अब आप गेस कर सकते हैं कि बस उसी में कुछ गड़बड़ हो जाती है, वो क्वांटम रियल में जाकर फंस जाते हैं और आगे कहानी बहुत ही ज़्यादा प्रिडिक्टेबल। ये जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो शुरुआत के 5 मिनट में हो जाता है 5 या 7 मिनट में हो जाता होगा, बस उससे ज़्यादा नहीं। और बाद में वही प्रिडिक्टेबल सी बात है जो हम पहले ही गेस कर लेते हैं कि क्या होगा, वो देखने के लिए हमें 2 घंटे फिल्म को देने पड़ते हैं। फिल्म की लेंथ भले ही कम हो, 2 घंटे और 4 मिनट की ही फिल्म है, पर फिर भी फिल्म काफ़ी ज़्यादा खींची हुई लगती है। और एक और बात, फिल्म बहुत बहुत ज़्यादा बचकानी थी, चाइल्डिश थी। मतलब जिस प्रकार के क्रीचर्स वगैरह उन्होंने दिखाए हैं, इससे पहले इतनी बचकानी और चाइल्डिश फिल्म मैंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की दूसरी कोई नहीं देखी। याद करिए किस प्रकार से इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी। 2008 की पहली आयरन मैन फिल्म आप याद करिए, क्या फिल्म थी, कैसे कैरेक्टर्स थे। और मुझे तो ऐसा लगता है मार्वल और ज़्यादा ख़राब ही फिल्में बनाते जा रहा है। चलो ख़राब भी बनाए तो भी और ज़्यादा अपने आप को वो और ज़्यादा वो चाइल्डिश होते जा रहे हैं और ज़्यादा बचकाना होते जा रहा है ये पूरा का पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स, जो पहले काफ़ी डार्क था, काफ़ी रियलिस्टिक भी कुछ बातें हमें लगती थी। और पर अभी सब कुछ बस
वीएफएक्स और बचकानी सी बातें वही बच गया है बस। बाकी हाँ, जिन्हें कुछ ढेर सारे अलग अलग प्रकार के क्रीचर्स देखने हैं तो बिल्कुल आप ये फिल्म देख सकते हैं। ये जो क्वांटम वर्ल्ड है, बहुत ही सारे आपको ढेर सारे अलग अलग प्रकार के क्रीचर्स देखने को मिलेंगे। जो स्पेसशिप्स है वो भी विचित्र सी प्रकार की स्पेसशिप्स है, उनको उड़ाने का तरीका भी बड़ा ही अजीब सा है। तो इन सब बातों पर उन्होंने फोकस किया है, अलग अलग क्रीचर्स डेवलप करने पर, और मतलब कुल मिलाकर केवल विजुअल्स पर उन्होंने फोकस किया है। कहानी हो, कैरेक्टर्स हो, उनको अलग अलग जो इमोशनल लेयर्स उनमें दिखाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल वन टोन के सारे कैरेक्टर्स और कहानी हमें फिल्म में दिखाई देती है। फिल्म में हमें कुछ प्रभावित करता है तो वो है कैंग द कॉन्करर। एक बढ़िया विलन हम उसे कह सकते हैं, पर उसका भी कुछ खास बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने उपयोग किया है फिल्म में, ऐसा नहीं लगता। पर हाँ, वही एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हमें फिल्म में लगता है। बाकी होप, जेनेट, इन दोनों के साथ जो कुछ एक्शन सीक्वेंसेस है वो अच्छे थे। कैसी का कैरेक्टर शुरुआत में जब मैंने ट्रेलर देखा तो ऐसा लग रहा था कि शायद एक आजकल की जनरेशन के जो बच्चे होते हैं बस मुफट टाइप ऐसा कुछ कैरेक्टर होगा, पर वैसा नहीं था वो। शुरुआत से हम देखते हैं कि वो कुछ अपने कर रही है, कुछ भी उसके जीवन में ढंग का ही कर रही है। और उसी प्रकार से काफ़ी सेंसिबल कैरेक्टर कुल मिलाकर उसे दिखाया है कैसी को, जो कि मुझे पसंद आया। मैंने उस कैरेक्टर से बिल्कुल भी हेट नहीं किया। कुल मिलाकर फिल्म से हम हेट नहीं कर पाते हैं, किसी भी कैरेक्टर से हम देख पाते हैं फिल्म को। क्वांटम वर्ल्ड में भी एक रिवोल्यूशनरीज का एक अलग पूरी टीम दिखाई हुई है, जो कैंग द कॉन्करर के विरुद्ध वो क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने आप को मुक्त करने का, स्वतंत्र करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यही सब कहानी है प्रेडिक्टेबल सी, जो मार्वल के फैंस है स्ट्रिक्टली बस उनके लिए ही मैं इस फिल्म को कहूँगा। बाकी क्रीचर्स वगैरह आपको देखने हैं तो बाकी और बहुत सारी फिल्में हैं, पर यहाँ पर जो क्रीचर्स थे, वो जो विजुअल्स थे, वो भी कुछ बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे प्रभावित किया, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। 3D इफेक्ट्स भी कुछ बहुत स्पेशल या बिल्कुल हम कुछ फील कर पाए, ऐसा हो सकता है कि IMAX 3D में वगैरह जो जिन्होंने देखा होगा उनको कुछ ज़्यादा बढ़िया लगे होंगे 3D इफ़ेक्ट्स, पर मैंने नॉर्मल स्क्रीन पर देखा और 3D इफ़ेक्ट्स कुछ खास नहीं थे। हो सके तो मतलब 2D में पता नहीं रिलीज़ जहाँ पर पॉसिबल हो तो 2D में ही देखिए, अलग से 3D इफ़ेक्ट्स चश्मा पहनकर सर दर्द कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओवरऑल बस स्ट्रिक्टली मार्वल फैंस के लिए केवल ये फिल्म है, ऐसा मैं कहूँगा। मैं एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया को दूंगा 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी और कोई खास ऐसा वायलेंस नहीं है। यूएस सर्टिफिकेट के साथ इसे थिएटर में रिलीज़ किया गया है। बाकी दोस्तों, आपने अगर फिल्म को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे अपनी कमेंट में अवश्य बताना, और जो नए मित्र वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।